हाय विद्यार्थी मित्रों। कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। मैं अश्विन कुमार धादीज आपके कक्षा प्लस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने पद्य शिक्षण विधि और व्याकरण शिक्षण विधियां की थी, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक जिसके अंदर रचना शिक्षण विधियां और अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं। रचना शिक्षण विधियों में हम पढ़ेंगे अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, देखो कहो विधि इत्यादि विधियां पढ़ेंगे। इसके अलावा आज आपके लिए एक नया टॉपिक है जिसके अंदर भाषा यंत्र विधि है, द्विभाषी विधि है और सैनिक विधियां है। ये आपके लिए एक नया टॉपिक रहेगा आज। सभी एक शाब्दिक अर्थ जो है इन चीजों का भी अलग अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रचना शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, भाषा यंत्र विधि है और हमारे देखो कहो विधि है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि इन विधियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लेकिन लेकिन आज आपके लिए एक नया जो विधियां हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो एक अलग ही विधियां हैं, जिन विधियों के माध्यम से बच्चा या फिर विद्यार्थी या फिर आप सभी बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके अंदर हमारे एक विधियां आई है सैनिक विधि। ये सैनिक विधि का आगमन हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आगमन हुआ सैनिक विधियों का। इस सैनिक विधि में यह बताया गया कि सैनिकों के लिए भी दो भाषाओं का जानना बहुत जरूरी है। सैनिकों के लिए एक भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा का जानना जरूरी है। लेकिन इस सैनिक विधि में जो आर्मी फोर्स के जो जवान होते हैं वो सैनिक विधि को ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। वहां पर एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, लेकिन इस सैनिक विधि में विदेशी भाषाओं का ज्यादा योगदान रहता है। इसके अलावा हमारी मातृभाषा का कम योगदान रहता है। तो सैनिक विधि के साथ साथ मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि में भी सैनिक विधि के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन उस सैनिक विधि में तो सैनिक लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारी द्विभाषी विधि में हम विद्यार्थी हम उसको अध्ययन करते हैं, अध्यापक भी उसका अध्ययन करता है। द्विभाषी विधि में पहली विधि पहली भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, उसका स्थानांतरण करना, उसका अनुवाद करना द्विभाषी विधि कहलाती है। तो जैसा कि रचना शिक्षण विधियों में मैंने आपको बताया अनुकरण विधि है, देखो कहो विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, भाषा यंत्र विधि है, मंत्रणा विधि है। ये जो 4-5 विधियां हैं इनके शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि इन विधियों में क्या बताया गया है। अनुकरण विधि में हम माने तो छात्र जो है अध्यापक का अनुकरण करता है, वो अध्यापक को देख करके सीखता है। दूसरी विधि आती है देखो कहो विधि। अब देखो कहो विधि में यह है कि छात्र उसको देखता है और उसके प्रश्न का उत्तर देता है। अब प्रश्नोत्तर विधि में शाब्दिक अर्थ यही है कि प्रश्न और उत्तर पूछे जा रहे हैं अध्यापक के द्वारा। फिर उसके बाद में आता है कि भाषा यंत्र विधि। अब भाषा यंत्र विधि क्या है? देखिए, जैसे शाब्दिक अर्थ का पता चल रहा है कि भाषा यंत्र विधि है, अब भाषा के साथ यंत्र जुड़ा हुआ है। हो सकता है उसमें रेडियो विधि है, उसके अंदर रेडियो का प्रयोग किया जा रहा है, हो सकता है उसमें वीडियो का प्रयोग किया जा रहा है, हो सकता है उसमें ऑडियो का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भाषा यंत्र विधि है जिसके अंदर हम ऑडियो वीडियो विजुअल जो भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उसके द्वारा हम सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के द्वारा हम सीख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विधियां हो गई। ये एक तरह भाषा यंत्र विधि इसको कहते हैं। अब दूसरा है रचना शिक्षण विधियां है। ये तो सब मैंने जो आपको बताया है ये सभी रचना शिक्षण विधियां हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य महत्वपूर्ण विधियां। अन्य महत्वपूर्ण विधियां हिंदी में बड़ा इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा को सर्वोपरि बनाया जाता है, हिंदी भाषा के अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है। जो अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं, इन अन्य महत्वपूर्ण विधियों के माध्यम से हिंदी भाषा को सर्वोपरि बनाया जा रहा है, हिंदी भाषाओं को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। तो अन्य महत्वपूर्ण विधियों में जैसे सैनिक विधि है। अब ये सैनिक विधि क्या है? एक नया ही टॉपिक आता है हमारे सामने, सैनिक विधियां। अब हम जानते हैं सैनिक के नाम से हम समझ जाते हैं कि सैनिकों की है, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा होगा कि सैनिक विधि भी चलती है। अब सैनिक विधि क्या होती है? हमने ये देख लिया कि सैनिक है तो सैनिक भी इसको पढ़ते हैं। बिल्कुल, सैनिक भी इस चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं और भाषाओं को जानते हैं। आज भी हमारे देश में सैनिक जो है विदेशी भाषाओं को पढ़ रहे हैं, विदेशी लैंग्वेज को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो वो सैनिक विधि हो गई कि सैनिक जो है विदेशी भाषाओं को पढ़ता है और सीखता है, दो भाषाओं को पढ़ता है। अब इसी के अंदर अन्य महत्वपूर्ण विधियों में हमने माना कि द्विभाषी विधि भी है। द्विभाषी विधि उसे कहते हैं जिसके अंदर दो भाषाओं को जानना पड़ता है, लेकिन इसमें मातृभाषाओं का योगदान नहीं होता। ध्यान रखना, द्विभाषी विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंदर मातृभाषा का योगदान नहीं रहता है। उस विधि में सिर्फ दो भाषा जानना पड़ता है जो विदेशी भाषाएं होती है, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है,
जापानीज है, इटालियन है, जितनी भी लैंग्वेजेस है, तो उसमें दो भाषाओं को जानना पड़ता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब रचना शिक्षण और अन्य महत्वपूर्ण विधियां आज आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक है। तो इस नए टॉपिक के अंदर आप जोश और जुनून के साथ पढ़ें रचना शिक्षण विधियां और अन्य महत्वपूर्ण विधियां, जिसके माध्यम से आपको मूल रूप से अन्य महत्वपूर्ण विधियां भी पढ़नी है। उस अन्य महत्वपूर्ण विधियों में यही है कि आप हिंदी भाषा को अध्यापन को महत्वपूर्ण बनाया जाता है और उच्च स्तर पर ले जाया जाता है। आगे बढ़ते हैं रचना शिक्षण विधियों में। आगे सबसे पहले हम बढ़ेंगे परिभाषाओं को जानेंगे कि सबसे पहले जो है रचना शिक्षण के विषय में किन वैज्ञानिकों ने या फिर किन लेखकों ने क्या परिभाषा दी गई है। परिभाषा में महत्वपूर्ण रखती है, परिभाषा में शाब्दिक अर्थ और सारांश निकलता है कि रचना शिक्षण का क्या अभिप्राय है या फिर इसका क्या अर्थ होता है। तो सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहा रचना शिक्षण के विषय में। सीताराम चतुर्वेदी ने रचना शिक्षण के विषय में क्या कहा, यह कहा है कि जिस भाषा में हम भावों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करते हैं वह भाषा रचना कहलाती है। रचना शिक्षण वह कहलाती है जिस भावों को जिसमें प्रकट किया जाता है, जिसको क्रमबद्ध रूप में लेते हैं भावों को, तो वो चीज जो है रचना कहलाती है। तो ये चतुर्वेदी ने कहा। अब दूसरा है गोपाल कृष्ण भंडारकर ने क्या कहा। अब ये जैसे नाम से मैंने आपको बताया कि गोपाल कृष्ण भंडारकर लिखा है यहां पर, तो ध्यान रखना ये भंडारकर ने एक विधि का भी प्रयोग किया गया जिसको व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। इन्होंने एक विधि का प्रयोग किया व्याकरण में, व्याकरण अनुवाद विधि। ये वही भंडारकर है जिन्होंने व्याकरण अनुवाद विधि को बनाया है, व्याकरण को अन्य व्याकरण से जोड़ करके व्याकरण को सर्वोपरि बनाया है। भाषा के अंदर व्याकरण जो है पेड़ के समान एक नींव है। भाषा जो है उसके अंदर जो व्याकरण है वो नींव के समान है। नींव यदि मजबूत होगी तो पेड़ मजबूत होगा। तो इसलिए भाषा के अंदर व्याकरण का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये वही भंडारकर है जिन्होंने जो है व्याकरण अनुवाद विधि बनाई है। ये भंडारकर वही है जिन्होंने भाषा की नींव को बनाया है। ये भंडारकर वही है जिन्होंने व्याकरण को नींव के समान माना है। इसलिए हम पढ़ते हैं इन्होंने रचना के विषय में क्या माना। तो पढ़ते हैं कि भाषा का विचार प्रधान एवं गद्य पद्य रूप जो है वो रचना कहलाता है। इन्हें गद्य पद्य रूपों को रचना माना है, गद्य पद्य के रूपों को रचना माना है। गद्य पद्य में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उसको रचना माना है। अरस्तु क्या कह रहे हैं। अरस्तु ये बता रहे हैं कि जब मानवीय भावों को व्याकरणानुसार क्रमबद्ध एवं विस्तृत रूप से प्रकट किया जाता है तो वह जो है रचना कहलाती है। अब इन्होंने कहा है व्याकरण अनुसार क्रमबद्ध रूप लिखना। अरस्तु भी यही कह रहे हैं, गोपाल भंडारकर भी यही कह रहे हैं और सीताराम चतुर्वेदी भी यही कह रहे हैं। बात सभी की एक ही है। इन सभी लेखकों ने सभी बात एक ही बताई गई है कि भावों को अभिव्यक्त करना और भावों को क्रमबद्ध रूप में अभिव्यक्त करना ही रचना कहलाती है। लेकिन इसके साथ साथ व्याकरण के अनुसार ही क्रमबद्ध रूप लिखना चाहिए तो वही रचना कहलाएगी, उसके अलावा वो रचना नहीं कहलाएगी। गद्य पद्य कुछ भी रूप लिख रहे हैं तो वो व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, वो भावों के अनुसार होना चाहिए, वो अन्वय के अनुसार होना चाहिए, तो वही रचना कहलाएगी, वही रचना हिंदी भाषा में कहलाएगी। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य है। मैंने आपको बताया पहले कि हर किसी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, पढ़ने का कोई ना कोई औचित्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य लक्ष्य होता है। तो रचना शिक्षण का भी कोई ना कोई उद्देश्य है। इस रचना के माध्यम से हम क्या लक्ष्य रख सकते हैं वो चीज बता रहे हैं कि भावों को या विचारों को भाषा लिखित रूप में प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करना, उसको प्रकट करना। अभिव्यक्त का अर्थ होता है प्रकट करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभिव्यक्त का रूप होता है प्रकट करना। इसका ध्यान रखना, अभिव्यक्त जहां पर भी आएगा उसका अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना या सिखाना रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही व्याकरण सम्मत कार्य करना है। व्याकरण सम्मत कार्य करना है मतलब उसके अंदर व्याकरण भी क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से वो वाक्य सही होना चाहिए, व्याकरण के अनुसार वो वाक्य बना हुआ होना चाहिए। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य भी यही है कि भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना या प्रकट करना रचना कहलाता है। इसके साथ साथ
जो भावों और विचारों को हम लिख रहे हैं वो व्याकरण सम्मत होना चाहिए, वो व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। वो वाक्य जो होना चाहिए वो व्याकरण सम्मत होना चाहिए, व्याकरण के अनुसार वो वाक्य चलना चाहिए, तभी वो वाक्य जो है रचना में सही लगेगा, सही उसमें उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो रचना शिक्षण वीडियो में अब बढ़ते हैं, हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये तो सब परिभाषा थी और उद्देश्य थे। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य को हमने पढ़ा है, रचना शिक्षण के लक्ष्य को पढ़ा है कि इसमें बस यही बताया है कि हमारे विषय में कि भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना, प्रकट करना रचना शिक्षण कहलाता है। इसके साथ साथ इसमें तौर से ध्यान रखा जाए कि व्याकरण के अनुसार होना चाहिए वो भाव और विचार, तो ही वो वाक्य जो है सटीक होगा। तो ये उद्देश्य और परिभाषा हमने पढ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण विधियों की ओर कि रचना शिक्षण में कौन कौन सी विधियां काम में आती है। देखिए, रचना शिक्षण की विधियों में अनुकरण विधि पहला, दूसरा देखो कहो विधि, तीसरा प्रश्नोत्तर विधि, चौथा प्रबोधन विधि, पांचवा चित्र वर्णन विधि, छठा प्रवचन विधि, सातवां विचार विमर्श विधि और आठवां है भाषा यंत्र विधि। केवल ये 8 ही विधियां हैं जिस माध्यम से हम रचना शिक्षण को पूरा जान सकते हैं, रचना शिक्षण को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, शिक्षण और अधिगम सामग्री को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, इसके साथ साथ अध्यापन को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। देखिए, जैसा नाम से इन विधियों में पता चल रहा है कि इस विधि का क्या अर्थ हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम किसी चीज को पढ़े तो उसका शाब्दिक अर्थ जाने, उस शाब्दिक अर्थ जानने के बाद हम उसको विस्तृत तौर से पढ़े तो ही हम उसको समझ पाएंगे। यदि हमने शाब्दिक अर्थ नहीं जाना है और विस्तृत तौर से पढ़ रहे हैं तो उस चीज को हम, उस टॉपिक को हम समझ नहीं सकते। इसलिए जिस भी शिक्षण विधियों को हम पढ़ रहे हैं उसका पहला मूल रूप यह है कि उस चीज का शाब्दिक अर्थ जाने। अब देखिए, अनुकरण विधि, अनुकरण विधि दी गई है, इसका शाब्दिक अर्थ हम चल रहा है कि पीछे पीछे चलना। अनुकरण का अर्थ यह होता है, तो अध्यापक जो चीज बता रहा है छात्र उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वो अनुकरण विधि है। दूसरा आता है देखो कहो विधि। अब देखो कहो विधि साफ लिखा हुआ है, देख करके कहना। देखो कहो विधि, हम किसी चीज को देख रहे हैं और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को कह रहे हैं। हमने पहले उसको प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि नहीं कह, इसको कह सकते हैं क्योंकि हम उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पहला तो यह है, और दूसरा हम उसको कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो ये देखो और कहो विधि है। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर विधि में। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ यहीं से निकल रहा है, प्रश्न और उत्तर विधि है ये। मतलब इसमें अध्यापक क्या करता है, प्रश्न और उत्तर विद्यार्थी से पूछता है, विद्यार्थी के द्वारा वो प्रश्न उत्तर पूछे जाने पर उनका जवाब देता है या उत्तर देता है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। अब आते हैं प्रबोधन विधि में। प्रबोधन विधि में उद्दीप्त किया जाता है, किसी विद्यार्थी को शाबाशी के तौर पे उद्दीप्त किया जाता है, किसी विद्यार्थी को उसमें बढ़ाई की जाती है, तो यह प्रबोधन विधि है। प्रबोधन विधि का दूसरा रूप व्याख्या विधि भी कहलाती है। हम किसी एक टॉपिक पर बहुत बड़ा व्याख्या करें तो व्याख्या विधि भी इसके अंतर्गत आती है। चित्र वर्णन विधि। अब चित्र वर्णन विधि यह है जिसके अंदर अध्यापक एक चित्र को लेकर करके छात्र के सामने प्रकट करता है और छात्र उस चित्र को देख करके क्वेश्चन के आंसर देता है, प्रश्न के उत्तर देता है। छात्र जो है, अध्यापक जो है छात्र को प्रश्न पूछता है चित्र के माध्यम से, और चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछने के बाद वो छात्र उसका उत्तर देता है। तो ये चित्र वर्णन विधि है, चित्र का वर्णन भी किया गया है और उसके बाद में प्रश्न उत्तर भी पूछे गए हैं। प्रवचन विधि। अब प्रवचन दिया जाता है, जैसे कि इसमें नाम से प्रवचन देना। कथाकार क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे प्रवचन को मैं मानूं व्याख्या करना होता है, इसका दूसरा रूप ये भी होता है कि व्याख्या करना, लेकिन प्रवचन का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कथा करना। कथा कैसे होता है, जैसे आजकल के उदाहरण में, आजकल के दौर में जो हो रहे हैं, जो भी है, तो उनके द्वारा जो है कथा की जा रही है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है, श्रीमद् भगवत गीता की जा रही है, या फिर शिव महापुराण की जा रही है, देवी भागवत की जा रही है। तो ये जितनी भी जो है ये कथाएं हैं, ये प्रवचन है, कथाएं का रूप है, लेकिन इनको प्रवचन कहा जाता है कि प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो ये कथा का रूप होता है प्रवचन विधि, जिसके अंदर चाहे वो कथा कोई सी भी हो रही हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की कथा हो रही हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो, या फिर शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या देवी भागवत की कथा हो रही हो, चाहे वो कथा किसी भी रूप में हो, तो वो प्रवचन विधि के अंतर्गत आती है। अब आते हैं विचार विमर्श विधि। जैसे शाब्दिक अर्थ इसमें साफ दिख रहा है कि विचार करके विमर्श करना, यानी इसमें जो है मानसिक ताकत बढ़ रही है, चिंतन शक्ति प्रबल हो रही है।
क्योंकि विचार विमर्श विधि है, इसमें चिंतन शक्ति का प्रबल होना होता है, चिंतन शक्ति का विकास होना होता है। अब आते हैं आठवां भाषा यंत्र विधि। अब साफ दिया हुआ है इसमें, ये बहुत ही नई विधि है आपके लिए, आपके लिए एक नई विधि है ये। आपको नया शब्द जानने को मिल रहा है, नई विधि सीखने को मिल रही है, क्योंकि भाषा यंत्र विधि एक नई विधि है। ये जो शब्द है वो भी नया है, क्योंकि भाषा यंत्र विधि उसे कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में हम किसी यंत्र के माध्यम से सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम किसी ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से सीखते हैं, किसी भी भाषा को हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सीखते हैं, तो भाषा यंत्र विधि कहलाती है। किसी भी भाषा को हम यांत्रिक चीज के द्वारा सीख रहे हैं, किसी यंत्र के द्वारा सीख रहे हैं, तो भाषा यंत्र विधि कहलाती है। तो इन सभी विधियों में इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया है, इसका विस्तृत विवेचन अब हम करते हैं। पहले शाब्दिक अर्थ को पहले जानना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसका विस्तृत विवेचन किया जाता है। हम इन विधियों के उद्देश्य भी जानेंगे, इनके लक्ष्य भी जानेंगे, और इनके जो गुण है इनके अंदर, कि ये विधि किस कथा किस स्तर के लिए उपयोगी है, ये विधि किन उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये विधि किन माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक वीडियो को हम पढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं। पहली विधि आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का शाब्दिक अर्थ जैसे पीछे पीछे चलना, किसी चीज को फॉलो करना अनुकरण कहलाता है। इसके प्रवर्तक मानते हैं तो पेस्टोलॉजी है, इसके प्रवर्तक पेस्टोलॉजी ने जो है इस विधि का आगमन किया हिंदी भाषा के अंदर, इस विधि को इन्होंने बनाया पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी प्रवर्तक है, मतलब इस विधि को बनाने वाले, हम जो माने अनुकरण विधि को बनाने वाले जो पेस्टोलॉजी थे, प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक या प्रथम विधि के रचयिता जो थे पेस्टोलॉजी थे। इन पेस्टोलॉजी ने इस विधि को बनाया है, जो प्रवर्तक इनको कहते हैं। अब ये जो विधि है किस चीज के लिए उपयोगी है, तो ये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु तो उपयोगी है। ये बच्चों के पहली क्लास से लेकर के 6 क्लास तक ये उपयोगी विधि है, और उच्च प्राथमिक में मानेंगे तो इसके अंदर 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए उपयोगी विधि है। आगे बढ़ते हैं, पेस्टोलॉजी क्या थे। पेस्टोलॉजी देखिए, पेस्टोलॉजी क्या थे, एक प्रकृतिवादी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। अब ये क्या है, प्रकृतिवादी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं इस चीज को, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, उनकी मान्यता थी कि विद्यार्थियों में अनुकरण की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अनुकरण जो होता है विद्यार्थी में जन्मजात होता है। वो अनुकरण जो विद्यार्थी जो बड़ों को देख करके सीखता है, अध्यापक के द्वारा छात्र कक्षा में सीखते हैं, कक्षा में छात्र जो है अध्यापक को फॉलो करते हैं, तो ये जो है प्रवृत्ति शुरू से है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे बच्चा भी किसी को बड़ों को देख करके सीख लेता है, तो आगे हम बढ़ते हैं, तो अतः बालक अनुकरण के माध्यम से ही सहजता से सीख लेता है। जैसे सीख सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बालक भी जो है बड़ों से को देख करके सीख लेता है, वैसे ही जो है अनुकरण की प्रवृत्ति हमारे में जन्मजात है, जो शुरू से चली आ रही है। तो ये सब प्रवृत्ति में सभी के लिए समान है, क्योंकि कोई ज्यादा सीखता है कोई कम सीखता है, बस मानसिक स्तर का प्रयोग है, लेकिन सब जो है इस चीज को जन्मजात सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुकरण विधि में क्या है कि यह विधि रचना कार्य करने के लिए माध्यमिक स्तर हेतु के लिए उपयोगी विधि है। यह माध्यमिक स्तर हेतु भी उपयोगी है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण विधि मानेंगे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु। यह विधि जो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक हेतु स्तर के लिए उपयोगी विधि है। आगे इसी विधि में अध्यापक शामपट्ट द्वारा विद्यार्थी की अभ्यास पुस्तिका में कोई निबंध लिखता है, और साथ साथ ही विद्यार्थी में निबंधों के तत्वों की जानकारी भी देता है। अब विद्यार्थी को एक पुस्तिका देते हैं, और पुस्तिका के माध्यम से छात्र क्या करता है, एक निबंध लिखता है, और निबंध में तत्वों की जानकारी भी देता है। अध्यापक क्या करता है कि एक बालक को कोई पुस्तिका देता है, अब पुस्तिका के माध्यम से बालक क्या पुस्तिका पढ़ता है, अब पुस्तिका पढ़ने के माध्यम से उसको निबंध के लिए देता है। अध्यापक क्या करता है, उसको कहता है इस पुस्तिका के माध्यम से एक निबंध लिखो, पुस्तिका के अंदर है जो। अब वह निबंध लिखता है, तो उसके बाद विद्यार्थी को उनके भावों को बताता है, अध्यापक उनके भाव और विचारों को बताता है, रचना शक्ति को प्रबल करता है। उसमें जो है विद्यार्थी के मानसिक में रचना शक्ति जो है, उस रचना शक्ति को जो है अध्यापक जो है उसको प्रबल करता है, उसको बढ़ाता है रचना शक्ति को। और ये जो विधि है, ये विधि भी क्या है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पशु पक्षी तथा त्योहार पर निबंध लिखाए जाते हैं, तो ये विधि भी जो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है।
तो इस विधि के माध्यम से भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक हेतु उपयोगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋणकरण विधि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी। आगे बढ़ते हैं कि देखो करो विधि। दूसरी विधि आती है देखो और कहो विधि। अब दूसरी विधि में क्या है, जनक इसके जो है प्रवर्तक, जनक और प्रवर्तक में कोई अंतर नहीं होता है। जनक भी उसे कहते हैं जो उसके निर्माता है, प्रवर्तक भी उसे कहते हैं जो उसके निर्माता है। तो देखो और कहो विधि के जो प्रवर्तक या फिर जनक है वो कौन है, सीताराम चतुर्वेदी। तो सीताराम चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं इस विधि के माध्यम से कि इस विधि में बच्चे वाक्य को देखकर सही वाक्य बनाते हैं, इसलिए इस विधि को देखो और कहो विधि कहते हैं। विद्यार्थी अध्यापक क्या करता है कि देख और कहो विधि के माध्यम से अध्यापक कुछ वाक्य जो है छात्र के सामने प्रकट करता है। अब छात्र उन वाक्य को सटीक लिख देता है, उसको सही लिख देता है। देख और कहो विधि होता है। जैसे उदाहरण कोई सा भी ले सकते हैं, उदाहरण मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण है। देखो और कहो विधि में अध्यापक क्या करता है, कोई वाक्य उसके सामने प्रकट करता है और उस वाक्य को छात्र जो है सही वाक्य बना देता है, सही सेंटेंस बना देता है। तो वो देखो और कहो विधि है जो सिंपली विधि है, जिसके अंदर देख करके वाक्य सेंटेंस सही बना देना वो कहता है, वो यानी बनाता है, कहता है। तो देखो और कहो विधि, जैसे इस विधि में बच्चे वाक्य को देखकर, देखो साफ लिखा हुआ है, वाक्य को देखकर वाक्य बनाते हो, इसलिए इसको देखो और कहो विधि कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है कि कृष्ण माखन है खाता। अब जैसे हमने बच्चों के सामने ये वाक्य लिया है, ये वाक्य हमने लिखा है, इस वाक्य में हमने कहा है अध्यापक ने कि बच्चों इस वाक्य को सही लिखो। बच्चों ने इसको देखा यानी देखो, और बच्चों ने इसका वाक्य सही बनाया कि कृष्ण माखन खाता है। तो इसका मतलब ये है, पहला ये नंबर, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो कृष्ण माखन खाता है, तो इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। तो छात्रों ने इसको अपने अंदर डाला और फिर उसके उन्होंने सोचा कि इसके अंदर है बाद में आएगा और खाता पहले आएगा, तो इसलिए कृष्ण माखन खाता है, ऐसा उन्होंने वाक्य बना दिया। तो वो देखो और कहो विधि के माध्यम से बनाया, जिसके प्रवर्तक जो है सीताराम चतुर्वेदी है। ये देखो और कहो विधि की है, देखो और कहो विधि के प्रवर्तक जो है सीताराम चतुर्वेदी है। इस चीज को आपको जानकर रखना है कि इस विधि के प्रवर्तक कौन है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रवर्तक के नाम से, और इसके बाद में इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस स्तर हेतु उपयोगी है। तो ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक सीताराम चतुर्वेदी है, तो इसके प्रवर्तक भी यही है और जनक भी यही है। कंफ्यूज नहीं होना है, जनक और प्रवर्तक एक ही होते हैं। और इसके बाद में इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वो आपको याद करना है कि कृष्ण माखन है खाता, तो इसका सटीक वाक्य बनेगा कृष्ण माखन खाता है, जैसा कि देखो और कहो विधि है। अब ये प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। इस वाक्य को बच्चे प्राथमिक स्तर वाले देखेंगे और वाक्य को सही बनाकर उत्तर देंगे, लिखेंगे, सही बनाएंगे, तो ये वाला बन जाएगा कृष्ण माखन खाता है। ये उदाहरण का सही वाक्य सेंटेंस बन जाएगा। अब ध्यान रखना, ये प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है, प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी, क्योंकि उच्च प्राथमिक या फिर अपन माने तो माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी नहीं है। क्योंकि माध्यमिक स्तर का तो खुद ब खुद ही बच्चा जानता है कि ये वाक्य सर ने ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखना है। लेकिन प्राथमिक स्तर की मानसिकता को बढ़ाने के लिए, प्राथमिक स्तर की मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है, ताकि छात्र की जो है देखो और कहो विधि के माध्यम से छात्र की मानसिक शक्ति को जागृत करना है, मानसिक शक्ति को बढ़ाना है। तो ये प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है, हेतु उपयोगी। उपयोगी विधि। अब आइए हम बढ़ते हैं, कृष्ण माखन खाता है देखो और कहो विधि में। अब इसी भी विधि में चलते हैं कि इस विधि में अध्यापक विभिन्न शब्द लिखे हुए अलग अलग रंगों के कुछ कार्ड होते हैं। अब अलग अलग रंगों के कुछ कार्ड लिए गए हैं, छात्र इसको प्रैक्टिकल तौर पे कराता है, देखो और कहो विधि को प्रैक्टिकल के माध्यम से कराता है, तो कुछ कार्ड लेता है। कुछ कार्ड में जो है वाक्य लिखा रहता है, जैसे 4-5 वाक्य लिए गए हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़ा था कि कृष्ण माखन है खाता, तो वैसे कार्ड लिए गए 4 कार्ड लिए गए हैं। उस 4 कार्ड में लिखा है कृष्ण माखन है और खाता,
इन चारों कार्डों में पहले में लिखा कृष्ण, दूसरे में लिखा माखन, तीसरे में लिखा है और चौथे में लिखा है खाता। तो इन कार्डों के माध्यम से छात्र को कार्ड समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, छात्र को कार्ड जो है समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और कार्ड को सही रूप में जो है छात्र बना लेता है। छात्र जो है उसको देखता है, वाक्य को देख करके उस कार्ड को सही व्यवस्थित कर देता है, तो देखो कहो विधि कहलाती है। तो क्या करता है, उन कार्डों को सही क्रम में व्यवस्थित कर देता है, वो जो है देखो और कहो विधि कहलाती है। उस कार्ड को व्यवस्थित कर देना देखो कहो विधि कहलाती है। अब आते हैं हम तीसरी विधि के अंतर्गत, जिसको कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। अब नाम से इसमें दिया गया है कि प्रश्न और उत्तर पूछना। प्रश्नोत्तर विधि में नाम से इसके ये है कि प्रश्नोत्तर पूछना। अब लेकिन इसके जनक कौन है, सुकरात। अब ध्यान रखना, हर जो जनक होता है वो बहुत मोस्ट होता है। इस जनक के माध्यम से एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है कि इस विधि के रचयिता कौन है, इस विधि के जनक कौन है। तो इस विधि के जनक जो है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक जो है सुकरात है। आगे हम बढ़ते हैं। इस विधि में किसी भी प्रकरण, प्रसंग, पाठ में से कोई अनुच्छेद को शामपट्ट पर लिख देता है तथा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों के सम्मुख स्पष्ट कर देता है। इसके बाद उस प्रकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रश्नोत्तर विधि में बस शाब्दिक अर्थ यही आता है कि कोई अनुच्छेद है। सुकरात बस यही कह रहा है, सुकरात का कहना यही है, कोई प्रश्नोत्तर विधि वहां पर काम में आएगी जहां पर एक अनुच्छेद या फिर कोई गद्यांश भाग जो है छात्र को दिया जाता है और छात्र को वह गद्यांश भाग देख करके अध्यापक उस गद्यांश में से क्वेश्चन आंसर पूछता है, तो प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। तो सुकरात का कहना भी यही है, सुकरात भी ये आपको यही बता रहा है कि गद्यांश देख करके छात्र को उसी गद्यांश में से क्वेश्चन आंसर पूछना, जो हम आजकल के दौर में हम कहते हैं कि अपठित गद्यांश या फिर पठित गद्यांश। पठित गद्यांश पढ़ करके, अपठित गद्यांश नहीं पढ़ा हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पठित गद्यांश भी हो सकते हैं, अपठित गद्यांश भी हो सकते हैं। उस माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन जो है छात्र को पूछे जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकरण में। प्रश्नोत्तर के बाद उसी शैली में रचना को कहा जाता है। अब उसी शैली में रचना कहेंगे, उसी शैली में रचना बनाई जाती है। इसमें ध्यान रखना, इसमें तीनों कौशलों का विकास हो रहा है, श्रवण, भाषण और लेखन कौशल का विकास हो रहा है। ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर तीनों कौशलों का विकास होता है, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर विधि में ही एक ऐसा गुण है जिसके अंदर तीनों कौशलों का विकास हो रहा है। तो ये तीन कौशलों का विकास होना प्रश्नोत्तर विधि होती है। आगे हम बढ़ते हैं प्रबोधन विधि। अब ये प्रबोधन विधि क्या है, ये प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। अब ध्यान रखना, जिस यहां पर जो भी होता है स्तर हेतु उपयोगी, ये यदि आ जाता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन बन जाता है। यदि ये चीज यहां पर आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा कि प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है प्रबोधन विधि या फिर देखो कहो विधि। बहुत सारी विधियां है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन इसका डीप अध्ययन करने के बाद हम पता लगेंगे कि देखो और कहो विधि जो है प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। उससे उसके बाद प्रबोधन विधि, क्योंकि देखो कहो विधि में क्या प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, उसके अंदर शाब्दिक अर्थ का पता लगाया जाता है कि वो देख करके उसके आंसर देता है, प्रैक्टिकल भी होता है और प्राथमिक स्तर के मानसिक शक्ति को भी बढ़ाया जाता है। अब इस प्रबोधन विधि में क्या है, प्रबोधन विधि में जो होता है कि प्रबोधन मतलब उस चीज का ज्ञान कराया जाता है, उसको उसके बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जाता है। तो ये प्राथमिक स्तर हेतु, ये भी प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है क्योंकि उसके में बुद्धि कौशल का विकास किया जाता है। अब इसके अंदर हम बढ़ते हैं, इसके अंदर हम चलते हैं, क्या चीज बोल रही है, प्र, बोध और अन धातु। अब ध्यान रखना, प्रबोधन विधि क्या है, प्र उपसर्ग है, बोध शब्द है, अन प्रत्यय है। तो अधिक ज्ञान कराना, ये प्रबोधन का व्युत्पत्ति है, जिसको इसको बोलेंगे व्युत्पत्ति या उत्पत्ति। ये होती है उत्पत्ति। प्र, बोध और अन। प्र क्या है, उपसर्ग है, बोध एक शब्द है, अन एक प्रत्यय है। तो अधिक ज्ञान करवाना प्रबोधन कहलाता है, जिसमें अधिक से अधिक ज्ञान को देना प्रबोधन कहलाता है, अधिक से अधिक ज्ञान देना है। इस विधि में आगे बढ़ते हैं कि यह विधि जिसमें अध्यापक किसी विषय को मौखिक रूप में स्पष्ट करता है, सबसे पहले मौखिक रूप में स्पष्ट करेगा क्योंकि प्रबोधन विधि है, इसके अंदर प्रैक्टिकल की बातचीत बाद में आएगी क्योंकि इसके अंदर मौखिक रूप होता है। क्योंकि प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ व्याख्या करना, हम माने
प्रबोधन एक चीज जैसे बुद्धिमत्ता को बढ़ाना या किसी टॉपिक पर उसको चीज को बताना। तो इसमें मौखिक कार्य पहले होता है, फिर उसके बाद में विद्यार्थियों से रचना करवाता है और उसे प्रबोधन विधि कहते हैं। बाद में उसकी रचना करवाएंगे। रचना करवाना मतलब विचारों एवं भावों को बताना। विचारों एवं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रचना का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों एवं भावों को बताना, भावों को प्रकट करना भी हो सकता है, भावों को प्रकट करना, रचना शक्ति का विकास करना, ये चीज होती है रचना शक्ति का विकास। भावों और विचारों को बढ़ाना या फिर प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, तो ये होता है रचना शक्ति का विकास। तो पहले मौखिक रूप में अध्यापक उनको बताएगा, फिर उसके बाद में विद्यार्थी का जो है रचना शक्ति का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं इसी विधि में कि जब अध्यापक किसी प्रकरण को शामपट्ट पर लिखता है, शामपट्ट पर लिख करके समझा करके उसी प्रकरण को लिखने के लिए कहता है, उसे प्रबोधन विधि कहते हैं। उसे प्रकरण को लिखने के लिए कहता है। जैसा कि माने कि प्रबोधन विधि कोई प्रकरण है, कोई टॉपिक है, अध्यापक क्या कर रहा है, शामपट्टे पर लिख रहा है। अब शामपट्टे पर लिखने के बाद छात्र को यही कह रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ है उसी को वापस लिखो, अपने भावों को या फिर विचारों को प्रकट करने के लिए। तो छात्र जो करता है उसकी मानसिक शक्ति का विकास हो रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, देखो और कहो विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंदर प्राथमिक स्तर हेतु होता है, इसमें भी प्राथमिक स्तर हेतु होता है। लेकिन इन दोनों में यदि क्वेश्चन आता है तो प्राथमिक स्तर के हेतु उपयोग देखो और कहो विधि होती है, प्रबोधन विधि उसके बाद की विधि है। प्रबोधन विधि में प्रायोगिक कार्य कम होता है और जो थ्योरेटिकल काम ज्यादा होता है। इसमें प्रायोगिक काम कम और सैद्धांतिक काम ज्यादा होता है, क्योंकि प्रबोधन में कोई वाक्य लिख रहा है तो छात्र उन वाक्यों को लिखता है। और देखो और कहो विधि पूर्व प्राथमिक के लिए भी उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयोगी है। क्योंकि पूर्व प्राथमिक के लिए कैसे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल कराया जाएगा। छात्र जो उसका प्रायोगिक कार्य करेगा, उस वाक्य सेंटेंस को देखेगा, उस देख करके उस वाक्य को मानसिक स्तर पर अंदर एब्जॉर्व करेगा, फिर उसके बाद में उस वाक्य सेंटेंस को बनाएगा। उस सेंटेंस को बनाने में उसको समय लगता है। अब इस विधि में प्रबोधन में क्या अंतर है, वो देखो कहो विधि में। अब प्रबोधन विधि ये कहती है कि बात वही है जो देखो और कहो विधि है, इसके अंदर भी जो अनुच्छेद बनाया गया है कि छात्र को अध्यापक शामपट्टे पर लिखता है अनुच्छेद और छात्र को बता देता है, और छात्र उसी अनुच्छेद को अपने अनुसार लिख लेते हैं। तो इन दोनों विधियों में यह भी प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है, देखो कहो विधि प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। लेकिन इन दोनों में जो है देखो और कहो विधि जो है वो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर हेतु बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में भी यही चीज है, लेकिन ये भी प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। अब आगे बढ़ते हैं इसी विधि में। यह विधि रचना के पहले स्पष्ट की जाती है, क्योंकि इसमें प्रबोधन दिया जाता है, इसमें व्याख्या की जाती है। अब इसमें साफ लिखा गया है कि यह विधि रचना के पहले स्पष्ट की जाती है। इसका मतलब यह है पहले रचना कार्य किया जाएगा, उसके पहले अध्यापक उसको स्पष्ट करेगा। कोई अनुच्छेद बोर्ड पर लिखा जाएगा तो उस अनुच्छेद को अध्यापक पहले बता देगा, उस पर व्याख्या कर देगा, फिर उसके बाद में छात्र जो है उस व्याख्या के माध्यम से अपने विचारों एवं भावों को रचना के माध्यम से उसको लिखेंगे, उसमें रचना करेंगे, अपनी रचना खुद करेंगे। तो ये रचना के पहले स्पष्ट की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं चित्र वर्णन विधि में। देखिए चित्र वर्णन विधि भी यही कह रही है, क्योंकि चित्र वर्णन विधि देखो शाब्दिक अर्थ ये निकल रहा है कि चित्र को पहले देखेंगे फिर उसका वर्णन करेंगे। चित्र को देखा जाएगा फिर वर्णन करना, चित्र को देख करके शाब्दिक अर्थ ये निकल रहा है। चित्र विधि वर्णन विधि, चित्र को पहले देखेंगे, कोई चित्र है शामपट्टे पर कोई चित्र बना दिया गया है, या फिर कोई मैप के द्वारा कोई चित्र बना दिया गया है, या फिर कोई प्रैक्टिकल के प्रायोगिक कार्य में कुछ कार्डबोर्ड है, कुछ चित्र बना दिया गया है। तो उस चित्र के माध्यम से जो है छात्र जो है उसका अनुकरण करेंगे और उसके बाद में उसका उत्तर देंगे प्रश्न पूछने के बाद में। तो चित्र वर्णन विधि हो गई है। चित्र का वर्णन करना, किसी चित्र को विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर प्रश्न पूछता है और बालक मौखिक एवं लिखित कार्य दोनों करता है। तो दोनों उत्तर देता है, वो मौखिक उत्तर भी दे सकता है, लिखित उत्तर भी दे सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, चित्र वर्णन विधि में अध्यापक क्या चित्र बता रहा है, उस चित्र के माध्यम से
क्वेश्चन जो है छात्र को पूछ रहे हैं। अब छात्र को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो छात्र जो है उस चित्र के माध्यम से ये क्वेश्चन मौखिक भी बता सकता है और क्वेश्चन को लिखित रूप में भी बता सकता है। दोनों उसके पास साधन है, वो चाहे लिखित माध्यम से क्वेश्चन के उत्तर बताए चाहे मौखिक माध्यम से क्वेश्चन के उत्तर बताए, तो वो उसके ऊपर अभिमंत्रित है या फिर उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो मौखिक काम बताएगा, मौखिक बताएगा या लिखित बताएगा। तो ये चित्र वर्णन विधि भी यही है, चित्र को प्रस्तुत करता अध्यापक और अध्यापक के द्वारा चित्र प्रस्तुत करने के बाद में छात्र जो है उसका चित्र को देख करके क्वेश्चन के आंसर देता है। आगे बढ़ते हैं इसी विधि में। अब आते हैं मंत्रणा विधि। देखिए मंत्रणा विधि एक नया शब्द है। मंत्रणा एक नया शब्द होता है। मंत्रणा विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंदर परामर्श दिया जाता है, छात्र को परामर्श देना, छात्र के प्रति काउंसलिंग करना या शैक्षणिक काउंसलिंग करना। परामर्श देना, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि छात्र को परामर्श दे रहे हैं, शैक्षिक परामर्श, इसको बोलते हैं परामर्श देना। परामर्श विधि भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है परामर्श विधि भी है। अब ये होता है यहां पर परामर्श कौन सा, शैक्षिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श। परामर्श जो काउंसलिंग होती है वो शैक्षिक काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो काउंसलिंग जो परामर्श होता है वो क्षेत्र उसका बड़ा है, तो काउंसलिंग कैसे भी हो सकती है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं मंत्रणा विधि, तो मंत्रणा विधि में जो परामर्श है वो शैक्षिक परामर्श होगा। शैक्षिक छात्र जो है वो शैक्षिक ही ले पाएंगे परामर्श। यदि उनको क्लिनिकल परामर्श लेना है तो मंत्रणा विधि वहां पर साइंस में भी काम में आती है। मंत्रणा विधि उसको परामर्श जो देते हैं वो क्लिनिकल परामर्श भी हो जाता है, जिसको छात्र को है क्लिनिकल द्वारा, नैदानिक द्वारा, उपचार द्वारा परामर्श दिया जाता है। तो मंत्रणा विधि वहां पर भी साइंस में भी काम में आती है। तो मंत्रणा विधि हमारे हिंदी में भी काम में आ रही है। तो इसमें क्या है, मंत्रणा विधि के माध्यम से छात्र को जो है शैक्षिक परामर्श दिया जा रहा है। छात्र को शिक्षा में कोई समस्या आ रही है, छात्र नहीं सीख पा रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है, या फिर उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है उसके कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो उसके ऊपर परामर्श देना, मतलब उसको आंसर बताना, उसका उपचार करना। तो ये होता है शैक्षिक परामर्श, जिसको बोलते हैं मंत्रणा विधि। अब आगे बढ़ते हैं कि इस विधि को अध्ययन प्रणाली भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं आदि ग्रंथों का अध्ययन बालक के द्वारा स्वयं किया जाता है। अब अध्यापक क्या परामर्श दे रहा है, छात्र को यह कह रहा है कि स्वयं सिद्ध बने, आप स्वयं सिद्ध बने, आप स्वयं करके देखें। आपके स्वयं करने से मानसिक चिंतन शक्ति का विकास होता है, शारीरिक शक्ति का विकास होता है, नैतिक शक्ति का विकास होता है, सामाजिक शक्ति का विकास होता है, तो हमारे सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। हम यदि उस चीज को अध्यापक छात्र को परामर्श देकर के यह कहता है कि आपके विकास के लिए आप पुस्तक लेवे, इस संबंधित पुस्तक लेवे, यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक के माध्यम से अध्यापक उनको परामर्श दे सकता है कि इस टॉपिक के लिए ये पुस्तक आपके काम में आएगी, इस टॉपिक के लिए ये लेख आपके लिए काम में आएगा, इस टॉपिक के लिए ये पत्रिका आपके लिए काम में आएगी, इस टॉपिक के लिए मैगजीन आपके काम में आएगा। तो जिस भी टॉपिक के लिए अध्यापक उनको परामर्श दे रहा है कि ये पुस्तक लेके आ जाओ, ये टॉपिक उसमें मिलेगा, और मिलने के बाद में उस छात्र का शैक्षिक परामर्श हो गया। वो जो परामर्श है वो शैक्षिक परामर्श हो गया कि छात्र को कह दिया कि ये जो टॉपिक है इस पुस्तक में मिलेगा, इस पुस्तक में पढ़ने से आपको सरलता से ज्ञान हो जाएगा, आप सरलता से इसको पढ़ सकते हैं। तो छात्र उसी पुस्तक को लेके आता है और वो पढ़ता है और अपने सृजनात्मक शक्ति का, सामाजिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का, शारीरिक शक्ति का विकास भी करता है। तो उसके सृजनात्मकता विकास होता है, उसके सभी विकास क्षेत्र उसके बढ़ जाते हैं। तो इस मंत्रणा विधि में बस यही बताया गया है, जो परामर्श दिया जा रहा है वो शैक्षिक परामर्श दिया जा रहा है। सिर्फ जो परामर्श है, जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग की जा रही है वो शैक्षिक काउंसलिंग की जा रही है, जिसको बोलते हैं एजुकेशन काउंसलिंग। शैक्षणिक काउंसलिंग यानी शैक्षणिक परामर्श देना, जो एजुकेशनल काउंसलिंग की जाती है, जिसमें शैक्षिक परामर्श दिया जाता है कि छात्र को जो पुस्तक, जो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो अध्यापक उनको टॉपिक को बता सकता है कि ये इस पुस्तक में मिलेगा, या फिर ये जो टॉपिक है इस लेख में मिलेगा, या फिर ये टॉपिक आपके किसी पत्रिका में मिलेगा, मैगजीन में मिलेगा।
तो इस माध्यम से उस छात्र को शैक्षिक परामर्श दिया जाता है, शिक्षण के तौर पे उसको परामर्श दिया जाता है, ये छात्र को जो है शैक्षिक परामर्श दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि पे। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इसके प्रवर्तक जैसा कि मैंने आपको बताया जनक हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक मेन हो जाता है। तो इसके अंदर जो है मूल ये बन जाता है कि प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है, तो बीपी बोकिल। अब आते हैं बीपी बोकिल क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जो प्रत्यक्ष विधि होती है भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कार्य करके दिखाने से है, कार्य करके दिखाने से है, क्योंकि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष खुद ब खुद ही प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष खुद ब खुद ही प्रमाण है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ विधि कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को जो है अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष जो देख लिया सो देख लिया, वही एक प्रमाण है, वही एक प्रूफ है। प्रमाण को बोलते हैं प्रूफ होना। तो प्रत्यक्ष विधि जो है सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। और इस विधि में क्या बताया गया है कि इस विधि में प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है, कार्य करके। अब कार्य करके दिखाने से है, कार्य करके दिखाना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमने कार्य करके दिखा दिया। जिस तरीके से उदाहरण ले लेवे कि हमारा आपका रेट का एग्जाम हो रहा है और आपको प्रत्यक्ष किसी को दिखाना है कि मैं नंबर लाके दिखाऊंगा, तो आप कैसे दिखाएंगे, आपको दिखाना है ऐसे कि आपने रीट एग्जाम को अच्छे से मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिए हैं और रीट परीक्षा में आप नंबर लेके आ गए हैं, रीट में आप पास हो गए हैं, 80% मार्क्स आ गए हैं, तो उस बंदे को यह दिखाना है कि ये प्रूफ मेरे पास है, प्रमाण है कि मैंने जो है 80% लेके आया हूं और रीट में परीक्षा में पास हो गया हूं। तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। आपके पास जो प्रूफ है वो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष प्रूफ के आगे कोई नहीं टिक पाता। प्रत्यक्ष जो प्रूफ होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, वो प्रत्यक्ष प्रूफ है आपके पास कि ये प्रूफ है मेरे पास, इस प्रूफ के माध्यम से मैं रीट परीक्षा में 80% मार्क्स लेके आया, तो वो एक प्रमाण हो गया आपका, जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ विधि कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष खुद ब खुद ही एक प्रमाण है। जो विद्यार्थी जो है वो अपना रीट एग्जाम का सर्टिफिकेट लेके आया, क्योंकि उसके पास वो प्रमाण है, उसके पास प्रत्यक्ष चीज है, इसलिए वो सर्टिफिकेट लेके आया और बताया कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने 80% मार्क्स लेके आया हूं, ये मेरा प्रमाण है, प्रमाण पत्र है। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, करके कार्य करके दिखाना। साफ लिखा हुआ है कि कार्य करके दिखाना, उसने करके दिखा दिया, उसने करके दिखा दिया, क्योंकि रीट एग्जाम में उसने 80% मार्क्स लेके आया, उसने करके दिखा दिया, क्योंकि 80% उसके मार्क्स आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, चलने वाली विधि है। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो जानते हैं वो तो है ही है, जो नहीं जानते हैं वो वहां पर भी चलना है। इस विधि में बालक को किसी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर नवीन ज्ञान कराया जाता है। अब बालक को कोई प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष चीज बता दी, उसके द्वारा एक नवीन ज्ञान भी कराया जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष चीज एक नई भी हो सकती है, पुरानी चीज तो हो सकता है कोई चीज नहीं हो, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कराकर उसको नवीन ज्ञान कराया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, बालक को क्या करना है, सेब दिखाना है। एक सेब दिखाया है, सेब होती है ना सेब खाने वाली, तो वो खाने वाली सेब दिखाई बच्चे को। अब बच्चा क्या कर रहा है, उस सेब के माध्यम से, उस सेब के माध्यम से बच्चे का क्या मानसिक स्तर का एक और भाषा का ज्ञान करा रहे हैं। उस सेब प्रत्यक्ष तो दिखाई है, लेकिन उसके माध्यम से उसको एप्पल का भी ज्ञान करा रहे हैं कि इसको सेब को दूसरी भाषा में एप्पल कहते हैं, APPL, इसको एप्पल कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सेब, सेब खाने वाली। तो इसके अंदर दो भाषाओं का ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष विधि में। एक तो वो सेब लेके आया हिंदी भाषा के ज्ञान, एक दूसरा उस सेब का जो है दूसरा रूप यानी इंग्लिश में प्रत्यक्ष बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है, एप्पल भी है। एप्पल यानी सेब भी है और एप्पल भी है, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एप्पल होता है। तो दूसरी भाषा का ज्ञान भी कराया। देखो इसमें आगे और लिखा हुआ है कि इसमें बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा के ज्ञान भी सीखता है, मतलब उसको दूसरी भाषा के ज्ञान भी हो रहा है। तो इस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को दो भाषाओं का ज्ञान कराना है।
एक तो उनको हिंदी का ज्ञान हो रहा है, हिंदी भाषा का ज्ञान हो रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ प्रत्यक्ष को उनको बताना है कि ये सेब जो है एप्पल है। हो सकता है इसकी जगह हम अन्य उदाहरण ले ले, एक किताब ले ले। में किताब हमें हमारे पास रखी है, उस किताब के द्वारा बच्चों को कहना है ये किताब है। पहला तो वो सीखेगा ये किताब है। दूसरा उसको कहना है ये इसका दूसरा नाम क्या है, बुक भी है। तो बुक का मतलब क्या हो गया, वो किताब तो है ही है, लेकिन बुक जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो वो हिंदी में सीखेगा और अंग्रेजी में उस भाषा को सीखेगा। यानी उसको भाषाओं का, दो भाषाओं का ज्ञान हो रहा है। ये प्रत्यक्ष विधि है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दो भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष को, जैसा कि मैंने कहा, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रत्यक्ष रूप में बुक खुद ब खुद ही है। तो हिंदी भाषा में उसको बोलेंगे बुक है, किताब है, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वो इंग्लिश में बोल देगा बुक है। यदि उसको कहेंगे सेव है, तो सेव को दूसरे में क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, तो वो कह देगा इसको सेव को एप्पल भी कहते हैं, क्योंकि अनुकरण द्वारा सीख रहा है। अध्यापक ने बताया था कि सेव को एप्पल भी कहते हैं, तो वो खुद ब खुद उसको कह देगा कि इसको एप्पल भी कहते हैं। किताब के विषय में बताया तो बुक भी कहते हैं। दूसरे विषय, यदि पंखा लिया है तो पंखे को कह देगा फैन भी कहते हैं। पंखे को यदि अध्यापक ने बताया कि इसको क्या कहते हैं, फैन कहते हैं, तो वो फैन भी कह देगा और पंखा भी कह देगा। दो भाषाओं को उसको ज्ञान हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आप कई उदाहरण प्रत्यक्ष विधि में सीख सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये अन्य अलग अलग उदाहरण है जो प्रत्यक्ष के माध्यम से सीखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बालक श्रवण और अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है। पहला तो क्या मैंने बताया था आपको, अनुकरण सीख रहा है, वो अध्यापक के द्वारा अनुकरण कर रहा है। अध्यापक ने कहा ये सेब है, और ये भी कह दिया अध्यापक ने कि इसका दूसरा नाम एप्पल भी है। तो पहला तो यह अनुकरण कर रहा है, छात्र उनका अनुकरण कर रहा है। छात्र भी यही कहता है कि ये सेब है और इसके माध्यम से इसका दूसरा नाम एप्पल भी है। अध्यापक ने बताया ये पुस्तक है, छात्र भी कहता है पुस्तक है। अध्यापक ने पुस्तक का दूसरा नाम बुक है, तो वो भी कहता है पुस्तक का दूसरा नाम बुक है, दूसरी भाषा में बुक कहते हैं। तो वो सीख रहा है, किताब को बुक कह दिया। कुछ और अन्य उदाहरण है, उस अन्य उदाहरण के द्वारा भी वो सीख लेता है बच्चा। तो इस तरीके से प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी ये जो है प्रत्यक्ष विधि है। इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष खुद ब खुद ही प्रमाण है। वो सेव खुद ब खुद ही सामने है, तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेव खुद ही है। पुस्तक हमारे पास रखी गई है, उस पुस्तक में अपने पास खुद के पास है, तो इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुस्तक खुद ही अपने पास रखी गई है। चाहे फैन हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, कोई सी भी चीज हो, तो वो खुद ब खुद ही हमारे पास रखी गई है। उसको दूसरी भाषा में भी ज्ञान कराना है छात्र को, बच्चे को उसको दूसरी भाषा में भी ज्ञान कराना है, तो उसको प्रत्यक्ष दिखा करके उसको दूसरी भाषा में भी ज्ञान कराया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, जिसमें एक भाषा का ज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन उसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उसमें दूसरी भाषा में भी ज्ञान कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके गुण क्या होते हैं, देखिए प्रत्यक्ष विधि के क्या गुण है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कराया जाता। मातृभाषा यानी जो परिवार में सीखी गई भाषा है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं करा रहा है। इसमें बस यही है कि जो मातृभाषा है उसमें उसका प्रयोग वर्जित है। क्योंकि हम स्कूल में आते हैं तो वहां पर परिवार मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो है हिंदी भाषा घर में प्रयोग कर रहे हैं वही भाषा उस स्कूल में चलेगी, जरूरी नहीं है। आजकल क्या होता है कि बच्चा जो है परिवार से जाकर के किसी स्कूल में जाता है और स्कूल में उसको इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि उसको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश का उसके ऊपर कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहां पर इंग्लिश चलती है तो वहां पर इंग्लिश भाषा के ज्ञान भी जरूरी है, इंग्लिश भाषा का ज्ञान भी सर्वोपरि है, और इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है। इसलिए वहां पर मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, नियम दिया जाता है कि यहां पर हिंदी बोलना वर्जित है। यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, नियम दिया जाता है कि इस स्कूल के अंदर आपको हिंदी नहीं बोलनी है, आप कम्युनिकेशन करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल का यही रोल होता है कि वहां पर बच्चों का जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में ज्यादा होता है, हिंदी में कम होता है। इसलिए इस प्रत्यक्ष विधि में यही बताया गया है कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूलें होती है वहां पर मातृभाषा का प्रयोग वर्जित कहा गया है, क्योंकि वहां पर दूसरी भाषा का भी उनको ज्ञान कराना है, इसलिए मातृभाषा का प्रयोग वर्जित कहा गया है। क्योंकि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शन है साफ कि जो भी बच्चा बात करेगा, एक दूसरे से भी बात करेगा तो अंग्रेजी में ही करेगा, हिंदी में नहीं करेगा। तो वो अंग्रेजी में उनका कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में चल रहा है। उनको घर में तो हिंदी सीखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्कूल में इंग्लिश भी सीख रहे हैं, मतलब द्विभाषा का उनको ज्ञान हो रहा है। इसलिए मातृभाषा का प्रयोग वर्जित कहा गया है। स्कूल में जो है मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। अब आते हैं दूसरा इंस्ट्रक्शन, इसका गुण क्या है
कि सुनने एवं बोलने वाला कौशल विकसित होता है। इसमें दो कौशल विकसित होते हैं, एक तो सुनने का कौशल विकसित होता है, एक बोलने का कौशल विकसित होता है। अब जो है तीसरा इसमें गुण क्या है, अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान होता है। इसमें छात्र जो है अनुकरण करता है और भाषा का ज्ञान बढ़ता है। दूसरा वाला गुण क्या है, सुनने और बोलने का क्रमिक विकास होता है। सुनने और बोलने का भी विकास उसमें प्रत्यक्ष कौशल में होता है। इसमें अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान कराया जाता है। इसमें छात्र जो है अध्यापक का अनुकरण करते हैं और खुद ब खुद सीख लेते हैं। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था, एक अनुकरण द्वारा, वही उदाहरण है, सेव वाला उदाहरण लेंगे। सेव वाला नहीं लेंगे तो आप फैन वाला ले लीजिए, फैन वाला नहीं लेना पुस्तक वाला ले लीजिए। जो भी उदाहरण लेना है आपको छोटे बच्चों के लिए, जो भी छोटे बच्चे सीख सकते हैं, तो वही उदाहरण लेकर के इस अनुकरण के द्वारा जो है छात्र सीख लेता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्राथमिक कक्षा हेतु उपयोगी है, क्योंकि ये प्राथमिक कक्षा हेतु उपयोगी क्यों है कि छोटा बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा ही सीख सकता है, उसको कोई दूसरे तरीके से वो सीख नहीं सकता। प्रत्यक्ष उसके सामने जो हमने कर दिया तो वो उसको सीख लेगा। हमने उसको ऊंट बनना सिखा दिया तो वो ऊंट बन जाएगा, हमने उसको हाथी बनना सिखा दिया तो हाथी बन जाएगा, उसको हमने पीएम बनाना सिखा दिया तो पीएम बन जाएगा। मतलब जैसा भी हमने प्रत्यक्ष उसके सामने बताया है तो वो खुद ब खुद ही उस चीज को बन जाएगा। इसलिए इसमें प्राथमिक कक्षा हेतु उपयोगी विधि है, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। अब इसमें क्या आता है, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र को श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना ही करना है। जो हम बोल रहे हैं वो श्रव्य सामग्री है, और दृश्य सामग्री जो हम उसको प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर हम उसको सेव दिखा रहे हैं तो सेव हो गया उसका प्रत्यक्ष सामग्री, दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शब्दोच्चारण एवं अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसमें शब्दोच्चारण का विकास होता ही होता है, लेकिन अभिव्यक्ति यानी प्रकट करने का भी विकास होता है। साथ के साथ इसमें शब्द वो बोल रहा है, जो हमने सेव दिखाया है उस सेव को वो बोल रहा है एप्पल। सेव को सेव भी बोलता है और एप्पल भी बोलता है। एक तो उसका सेव का उच्चारण हुआ और एक अन्य भाषा जो है अंग्रेजी में एप्पल का उच्चारण हुआ। तो दोनों का उच्चारण होकर शब्दोच्चारण का विकास हो रहा है, और उसके साथ साथ अभिव्यक्ति भी प्रकट कर रहा है। वो चीज को सेव को हमने कहा सेव तो सेव बोल रहा है, हमने कहा एप्पल तो वो एप्पल बोल रहा है। तो इस तरीके से दो शब्दों द्विभाषी का भी विकास उसका होता है, अभिव्यक्ति का विकास होता है। आगे सातवां गुण क्या है, भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। यह प्राथमिक स्तर हेतु श्रेष्ठ विधि है, जिसको बोलते हैं भाषा शिक्षण हेतु उपयोगी विधि है। भाषा शिक्षण भी बोल सकते हैं, प्राथमिक स्तर भी हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्विभाषी विधि। अब आते हैं दो भाषाओं का ज्ञान कराने वाली विधि। दो भाषाओं का कैसे ज्ञान होता है, देखिए। अब इसके प्रवर्तक या जनक, मैंने जैसे बोला कि प्रवर्तक कोई चीज होती है बहुत मोस्ट हो जाती है, प्रवर्तक हर भाषा के हर विधि के कोई ना कोई प्रवर्तक होते हैं। तो प्रवर्तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपको प्रवर्तक इसका ध्यान रखना है। द्विभाषी विधि का सीजे डॉटसन वेल्स, इन्होंने द्विभाषी विधि का अनुवाद किया, द्विभाषी विधि को बनाया। अब द्विभाषी उसको कहते हैं जिसको एक भाषा में दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना, तो द्विभाषी हो जाएगी। शाब्दिक अर्थ निकल रहा है द्विभाषा मतलब दो भाषाएं। दो भाषाएं, एक भाषा हमने बताई है उसका दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया गया है, उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया है, तो वो द्विभाषी हो जाएगी, द्विभाषी विधि। तो द्विभाषी विधि एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना द्विभाषी कहलाती है। व्याकरणिक अनुवाद करना, अनुवाद ऐसा में नहीं, व्याकरणिक अनुवाद करना द्विभाषी विधि होती है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, प्रत्यक्ष विधि का मध्यस्थ व्याकरण अनुवाद विधि के प्रतिक्रिया द्विभाषी विधि आई है। अब प्रत्यक्ष विधि तो बताई गई, प्रत्यक्ष विधि से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि व्याकरण अनुवाद विधि के प्रतिक्रिया में द्विभाषी विधि आई है कि व्याकरणिक अनुवाद करना है। वहां पर जो अनुवाद आपको करना है वो व्याकरणिक तरीके से श्रेष्ठ होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से सही होना चाहिए। जो हमने एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो वो व्याकरणिक दृष्टि से सही होना चाहिए, तो ही वो अनुवाद सही माना जाएगा। यदि व्याकरणिक दृष्टि से वो अनुवाद सही नहीं है तो वो अनुवाद गलत माना जाएगा। इसलिए हमारा जो अनुवाद, हम एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो व्याकरणिक दृष्टि से सही होना चाहिए वो अनुवाद, तो उसको सही अनुवाद माना जाएगा, तो उसको द्विभाषी विधि हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्विभाषी विधि कहते हैं। आगे, यह विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। यहां द्वितीय भाषा का अर्थ केवल विदेशी भाषाओं से लिया गया है। अब ध्यान रखना, यहां पर द्विभाषी विधि दो भाषाओं को जानना है, चाहे अंग्रेजी में जाने या फिर फ्रेंच में जाने। दो भाषाएं हमें जाननी है, अंग्रेजी और फ्रेंच। द्विभाषी विधि का प्रयोग हम कर रहे हैं
तो इसका मतलब हमें जानना है, अंग्रेजी भी जानना है, फ्रेंच भी जानना है, क्योंकि ये विदेशी भाषा सीखने की विधि है। द्विभाषी विधि कोई सी भी विधि है, ये द्विभाषी जो अन्य महत्वपूर्ण ये विधियां है, द्विभाषी विधि है, इसके अंदर हम यह जान रहे हैं कि ये अंग्रेजी तो सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंच भी सीख रहे हैं। इसलिए इसमें दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, वो भी विदेशी भाषाएं, हमारी मातृभाषा नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं। इसके अंदर दो विदेशी भाषाओं का योगदान रहता है द्विभाषी विधि में। इसके अंदर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का योगदान नहीं है। हमने जो शुरुआत में पढ़ा था परिचय के अंदर, एक तो राष्ट्रभाषा होती है, मातृभाषा होती है, और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है। तो ये द्विभाषी विधि अंतरराष्ट्रीय भाषा में आती है। अंतरराष्ट्रीय भाषा में हम किसी भी दो भाषाओं को जान लेवे, उन दो भाषाओं में एक भाषा का अनुवाद, व्याकरणिक अनुवाद करके दूसरी भाषा में करना है, तो ये द्विभाषी विधि कहलाएगी। एक व्याकरणिक को, एक गद्यांश को दूसरे गद्यांश में दूसरी भाषा में परिवर्तित कर रहे हैं, एक अंग्रेजी गद्यांश को हम फ्रेंच भाषा के गद्यांश में परिवर्तित कर रहे हैं, हम एक फ्रेंच भाषा को जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो ये विदेशी भाषाओं का अनुवाद हो गया। ये विदेशी भाषा का अनुवाद होने के कारण इस विधि को कहते हैं द्विभाषी विधि। यानी दो भाषाएं जान रहे हैं हम, विदेशी भाषाएं। दो भी कौन सी भाषाएं? विदेशी भाषाओं का हम जान रहे हैं। दो विदेशी भाषाओं को जानना द्विभाषी विधि कहलाती है। आगे हम पढ़ते हैं चौथा नियम कि इस विधि में विदेशी भाषाओं के मूल शब्दों का अनुवाद प्रथम भाषा में और प्रथम भाषा का अनुवाद द्वितीय भाषा में किया जाता है। बस इसका शाब्दिक अर्थ ये निकल रहा है कि हम जो है एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करें और दूसरी भाषा का अनुवाद पहली भाषा में करें। मतलब कि हमने दो ही विषय जाने हैं, दो ही विदेशी भाषा जानी है, एक तो अंग्रेजी जानी है और फ्रेंच जानी है। फ्रेंच और अंग्रेजी जानी है, तो अंग्रेजी भाषा का अनुवाद हमने किस में करना है? फ्रेंच में करना है। और फ्रेंच भाषा का अनुवाद हमने किस में करना है? अंग्रेजी में करना है। जो चौथा जो पॉइंट दिया गया है, इस चौथे पॉइंट में यही बताया गया है कि हमें अंग्रेजी का अनुवाद फ्रेंच में करना है, फ्रेंच का अनुवाद अंग्रेजी में करना है। तो ये दो भाषा हम जान लेंगे, जो दोनों भाषाएं विदेशी भाषाएं होती है। हम जरूरी नहीं है कि फ्रेंच ही जाने, इसकी जगह हम जर्मन भी जान सकते हैं। अंग्रेजी को जर्मन में अनुवाद करना है और जर्मन को अंग्रेजी में अनुवाद करना है। हो सकता है जर्मन नहीं जाने तो इटालियन जाने, इटालियन को अंग्रेजी में और अंग्रेजी को इटालियन में अनुवाद। तो इस तरीके से विदेशी भाषाओं को जानना के लिए सर्वोत्तम विधि है। अब इसमें आता है कि बालक प्रथम भाषा के मूल शब्दों के आधार पर वाक्य का अर्थ ग्रहण करता है, यह हमने बता दिया। अब छठा क्या कह रहे हैं कि द्विभाषी विधि में प्राय विदेशी भाषाओं के मूल शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। आप ध्यान रखना कि द्विभाषी विधि, जैसे मैंने ये बताई आपको, द्विभाषी विधि मैंने आपको ये बताया कि द्विभाषी दो भाषाएं होनी चाहिए, वो भी विदेशी भाषाएं होनी चाहिए। उस विदेशी भाषाओं में एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। विदेशी भाषाओं में चाहे वो अंग्रेजी हो या फ्रेंच हो, अंग्रेजी को फ्रेंच में करना, फ्रेंच को अंग्रेजी में करना। हमें दो भाषा जाननी है, विदेशी भाषा कोई सी भी हो सकती है। जो भी अंतरराष्ट्रीय भाषाएं हैं वो कोई सी भी हो सकती है, उसको अन्य भाषाओं में हमें ट्रांसलेट करना है। लेकिन उसमें बस यही ध्यान रखना है कि वो व्याकरणिक दृष्टि से वो वाक्य, व्याकरणिक दृष्टि से वो गद्यांश सही होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से वो पैसेज सही होना चाहिए, तभी वो अनुवाद सही माना जाएगा। तो व्याकरण सर्वोपरि है। अब ये जो विदेशी भाषाएं हैं उसमें कौन कौन सी है? जैसे कि हमने फ्रेंच ले ली, फ्रेंच के बाद जर्मन ले ली, जापानी ले ली, रूसी ले ली, इत्यादि जो भी भाषाएं हैं, उस भाषाओं में हमें सिर्फ दो भाषाएं जाननी है। उन दो भाषाओं को एक से दूसरी की ओर अनुवाद करना है। अब ध्यान रखना, सातवां पॉइंट बहुत मोस्ट है, ये पॉइंट भी मोस्ट था, ये पॉइंट भी मोस्ट है। इसमें सातवें पॉइंट में देखिए साफ लिखा हुआ CIFL, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैदराबाद के है, हैदराबाद में ये सेंटर है CIFL। अब CIFL का क्या होता है? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। ये जो है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ये जो सेंट्रल है हैदराबाद का, यहां पर जो है अंग्रेजी को फ्रेंच में भी अनुवाद किया जाता है, फ्रेंच को अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, या फिर हो सकता है जर्मन भी चल रही है, रशियन भी चल रही है, जापानीज चल रही है, इटालियन चल रही है और चाइनीज चल रही है। जितनी भी भाषाएं विदेशी चल रही है, ये विदेशी भाषाओं का सेंटर है हैदराबाद। हैदराबाद में जो है CIFL, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, साफ लिखा गया है कि ये जो हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है, ये हैदराबाद का जो है सेंटर है CIFL, इसके अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस ज्यादा चलती है।
99% फॉरेन लैंग्वेजेस चलेगी और 1% होगी ये जो इंडियन लैंग्वेजेस चलेगी। तो 99% जो फॉरेन लैंग्वेजेस चलेगी, जिसके अंदर हो सकता है फ्रेंच हो, जर्मन हो, जापानीज हो, इटालियन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, जितनी भी लैंग्वेजेस है उन लैंग्वेजेस को, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है। लेकिन वो अनुवाद कैसा होना चाहिए? आपका व्याकरणिक दृष्टि से सही अनुवाद होना चाहिए। यदि वो व्याकरणिक दृष्टि से सही अनुवाद है तो वो आपका सेंटेंस है वो सही माना जाएगा। यदि व्याकरणिक दृष्टि से वो अनुवाद सही नहीं हुआ है, ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, तो वो अनुवाद गलत माना जाएगा। तो इसलिए इस इंस्टीट्यूट में, इस सेंटर में आपको यही बताया जाता है कि दो भाषाएं सीखनी है, दो भाषाओं को कंप्यूटर में भाषा में अनुवाद कर दीजिए या फिर एक भाषा को फॉरेन लैंग्वेज में अनुवाद कर दीजिए, चाहे वो कैसे भी हो सकता है। एक भाषा को फॉरेन लैंग्वेज में अनुवाद करिए या दूसरी भाषा को प्रथम लैंग्वेज में अनुवाद करिए। तो इस तरीके के अनुवाद की श्रेणियां है ये। तो इस इंस्टीट्यूट में एक शास्त्री जी हुए थे, उन शास्त्री जी ने इसको बड़ा योगदान दिया। उन शास्त्री जी का नाम क्या है? प्रोफेसर H.N. उन शास्त्री जी का योगदान है प्रोफेसर H.N.L. शास्त्री, जो भारतीय परिस्थिति में द्वितीय भाषा अंग्रेजी के लिए प्रयोग किया गया। इन प्रोफेसर N.H.L. शास्त्री, इन्होंने जो है भारतीय परिस्थितियों में अंग्रेजी का वितरण किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो वह सेंटर का नाम आपको ध्यान रखना CIFL हैदराबाद का है, जिसका फुल नेम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये जो सेंटर है इसके अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस ज्यादा योगदान दिया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज को ज्यादा बताया जाता है। तो ज्यादा बताने का सेंटर है ये जो है इंग्लिश भी बताती है, फ्रेंच भी बताती है, इसके अलावा रशियन, जापानीज, चाइनीज, फॉरेन लैंग्वेजेस जितनी है, इटालियन, इतालवी, जितनी भी तुर्की, जितनी भी लैंग्वेजेस जो यहीं पर चलती है, यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज ज्यादा योगदान ज्यादा देता है। हैदराबाद इंस्टीट्यूट है। आगे हम पढ़ते हैं इसी पे द्विभाषी लैंग्वेज में, द्विभाषी विधि में। अब आते हैं हम गुण। गुण क्या होते हैं? द्विभाषी है उच्च कक्षाओं के लिए हेतु उपयोगी। अब ध्यान रखना, द्विभाषी विधि जैसे साफ पता चल रहा है कि फ्रेंच पढ़ना है, जर्मन पढ़ना है, इटालियन पढ़ना है, इतालवी पढ़ना है, चाइनीज पढ़ना है, अमेरिकन पढ़ना है, कनाडियन पढ़ना है, जितनी भी जो लैंग्वेजेस हम पढ़ रहे हैं वो सभी फॉरेन लैंग्वेजेस जो उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। क्योंकि ये जो बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी बस सीखते हैं। तो जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस जो चलती है बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी विधि है। तो ये उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है, जिसको हम मान सकते हैं कि माध्यमिक स्तर है और उच्च माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। ये दो भाषाओं जो चल रही है इसके गुण हैं जो उच्च स्तर के उपयोगी। अब आते हैं पर्यटन के लिए वरदान। जो पर्यटन होते हैं, जो टूरिज्म होते हैं, पर्यटन के लिए वरदान कैसे हुआ? जो पर्यटन टूरिज्म होते हैं, जो विदेश से आते हैं अपने भारत देश के अंदर, तो उनको इंग्लिश ही ज्यादा आती है, उनको 99% इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। तो 99% पर्यटन के लिए योगदान इसलिए लिखा गया है कि जो पर्यटक होते हैं जो विदेश से यहाँ पर आते हैं भारत देश के अंदर, वो इंग्लिश में उनको कम्युनिकेशन चाहिए। तो पर्यटन के लिए योगदान यह द्विभाषी जो लैंग्वेज जो सीख लेता है, तो पर्यटन जो टूरिज्म है उसको संभाल लेता है। द्विभाषी जो लैंग्वेज सीख लेता है, अंग्रेजी फ्रेंच सीख लेता है, तो वह जो है पर्यटक को संभाल लेता है, पर्यटक की भाषा को समझ लेता है, पर्यटक क्या बोल रहा है उसके अर्थ को समझ लेता है। तो इसलिए द्विभाषी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, इसलिए पर्यटन के लिए योगदान है। पर्यटक कोई भी बाहर से विदेश से आएगा भारत देश के अंदर, तो भारत देश के अंदर अंग्रेजी जानना जरूरी है। जो अंग्रेजी जो जानता है, जो भी विद्यार्थी है जो अंग्रेजी जानता है, तो उनके भाषा को समझ लेगा और उनकी भाषा को उसमें अनुवाद करके उनको बोल सकते, स्पीक कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये पर्यटन के लिए वरदान है। अब आते हैं इसमें विदेशी भाषाओं के मूल शब्दों का ज्ञान होता है। हमने विदेश शब्द पढ़ रहे हैं, विदेशी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो मूल शब्दों का खुद ब खुद हमें ज्ञान हो रहा है, विदेशी भाषाओं का खुद ब खुद हमें ज्ञान हो रहा है। हम जो है फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं तो विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो रहा है। अब इसमें चारों मूलभूत कौशलों का क्रमिक विकास हो रहा है। ध्यान रखना, चारों कौशलों का विकास होना किस विधि में है? तो द्विभाषी विधि में है। तो चारों कौशलों का क्रमिक विकास हो रहा है। एक तो चारों कौशल कौन से? श्रवण, पठन, लेखन, श्रवण पठन लेखन, और एक और है आपके लिए, एक और कौशल है इसके अंदर इत्यादि। यहां पर आदि में लिख देता हूं, एक और कौशल इसमें हमारा जाता है। तो तीनों जो चारों कौशलों का विकास हो रहा है वो क्रमिक विकास हो रहा है। चारों कौशल, श्रवण, पठन, लेखन और आदि।
तो ये जो भी जितने भी कौशल हमने पढ़े हैं, तो इन चारों कौशलों का जो टॉपिक आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। तो इन चारों कौशलों का विकास जो है क्रमिक विकास हो रहा है। तो ये जो हमारी जो विधि है, हमने अभी जो पढ़ी है विधि है, तो इस विधि के माध्यम से जो है द्विभाषी विधि, इस द्विभाषी विधि के माध्यम से चारों कौशलों का विकास हो रहा है। तो अब आते हैं हम सैनिक विधि के अंतर्गत। सैनिक विधि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। सैनिक विधि ध्यान रखना, सैनिक विधि जो है सेना में चलने वाली विधि है, सैनिक व्यक्तियों के लिए चलने वाली विधि है। यह होता है सैनिक व्यक्तियों के लिए चलने वाली विधि, सैनिक व्यक्ति के लिए चलने वाली विधि। चलने वाली विधि जो सेना में रहते हैं, जो सैनिक जो रहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पर रहते हैं। आर्मी फोर्स के जो सैनिक है बॉर्डर पे रहते हैं, नेवी एयरफोर्स के जो सैनिक है वो भी रहते हैं, तो इसलिए उनको फॉरेन लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। तो द्विभाषी विधि यही कहती है, द्विभाषी विधि तो फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन जो सैनिक विधि है उसमें भी यही चीज बताई गई है, जो सैनिक जो रहते हैं उनको भी भाषाएं आनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जो कोई भी एक विधि हो, एक फॉरेन लैंग्वेज उनको भी आनी चाहिए। तो ये होती है सैनिक विधि। जो सेना में रह रहे जो व्यक्ति है वो सीख रहे हैं, सेना में आर्मी फोर्स में रह रहे हैं जो व्यक्ति है वो जो है सेना में फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, ताकि उनको फॉरेन लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। जैसे मैं ये मानूं, तो हम यदि पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो फॉरेन लैंग्वेजेस जो होता है उसके अंदर जो है हम माने तो सेना जो रहती है, नाटो होता है, सीटो होता है, सेंटो होता है, यह सैनिक संगठन है। तो ये सैनिक संगठनों में यदि हमारा भारत देश का कोई आर्मी फोर्स का जो कोई बंदा है, वो बंदा नाटो में जा रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका में उसको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ की लैंग्वेज सीखने के बाद उसको फॉरेन लैंग्वेज जो अमेरिका की लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, तो नाटो में भर्ती हो सकता है। आर्मी फोर्स का व्यक्ति जो है नाटो की फोर्स में भर्ती हो सकता है, नाटो के सेना में भर्ती हो सकता है। तो नाटो भी है, सीटो भी है, सीटो को भी बोलते हैं तो सीटो भी भर्ती हो सकता है, सेंटो है ये सेंटो में भर्ती हो सकता है। तो आर्मी फोर्स के लिए जो है ये संगठन है, इन संगठनों में भर्ती होने के लिए उसको फॉरेन लैंग्वेज आना जरूरी है। तो सैनिक विधि का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि सेना में रह रहे जो व्यक्ति है उनको फॉरेन लैंग्वेजेस का आना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा तो उनको आती है लेकिन उनको फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती, फॉरेन लैंग्वेज जानना जरूरी है। तो ये श्रव्य भाषा विधि है और संगठना विधि भी कहते हैं इसको। आर्मी मेथड, अब देख लिए आर्मी मेथड लिखा है, आर्मी फोर्स के जो व्यक्ति है वो आर्मी मेथड इसमें जानते हैं। भाषा वैज्ञानिक विधि, अब इसको अलग विधि का नाम दिया गया है, भाषा वैज्ञानिक विधि। मतलब आर्मी फोर्स की विधि है, एक तो आर्मी के जो व्यक्ति होते हैं, आर्मी के जो सेना के व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को फॉरेन लैंग्वेज जानना पड़ता है। और इसमें भाषा मनोवैज्ञानिक विधि बोल सकते हैं या भाषा वैज्ञानिक विधि भी है, जिसको भाषा विज्ञान की विधि भी कहते हैं। ये सैनिक विधि के उपनाम है। आगे हम बढ़ते हैं कि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में हुआ। अब ध्यान रखना, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को विदेशी भाषाओं या दूसरे देशों की भाषाओं का ज्ञान कराना आवश्यक था। अब क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो अमेरिका, अब जो आर्मी सेना के जो इंडिया के जो व्यक्ति है, इंडिया की आर्मी सेना के जो व्यक्ति है जो नाटो में जाना चाहते हैं, नाटो की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, वो नाटो की सेना में तभी भर्ती हो पाएंगे जब उनको फौरन वहां की लैंग्वेजेस आएगी। वहां की लैंग्वेजेस आने के लिए उनको अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका में जानने के लिए नाटो के जो सैनिक है उनको अमेरिका में जानने के लिए अंग्रेजी का भाषा आनी बहुत जरूरी है। तो वो जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के जो व्यक्ति है उसको इंग्लिश आती है, तो अमेरिका की नाटो जो संगठन है, नाटो संगठन में वो भर्ती हो सकता है, सेंटो में वो भर्ती हो सकता है, सीटो में वो भर्ती हो सकता है। तो ये जो संगठन है, आर्मी संगठन, जिसको पुलिस संगठन के नाम से जानते हैं, तो ये जो आर्मी संगठन है अमेरिका के भी है, जो आर्मी संगठन है या पुलिस संगठन है, तो इन पुलिस संगठनों में भर्ती होना है तो आपको इंग्लिश अनिवार्य है, इंग्लिश कंपलसरी है। तो आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए अन्य भाषाओं, इंडियन आर्मी के लिए फॉरेन लैंग्वेज का जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको उसको कहते हैं सैनिक विधि। सैनिक विधि भी यही है कि आर्मी मेथड, जिसको बोलते हैं सैनिक विधि, इंग्लिश में इसका आ जाएगा आर्मी मेथड। इसलिए अमेरिकी सैनिकों के ट्रेनिंग के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। देखो साफ देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है अमेरिकी सैनिकों के ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में वही व्यक्ति जा सकता है जिसको वहां की लैंग्वेजेस आएगी, ट्रेनिंग में वही व्यक्ति भर्ती हो सकता है जहां पर उनकी लैंग्वेजेस आएगी। तो इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी को भर्ती होने के लिए वहां की लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। तो वहां पर ट्रेनिंग जो होती है वो इंग्लिश में होगी, तो इंग्लिश में ट्रेनिंग होगी नाटो में, तो नाटो में भर्ती होने के लिए आपको इंग्लिश आना कंपल्सरी है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे वाले टॉपिक पर, इसमें अपने सैनिक विधि में, कि उन दिनों विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पेंज। अब ध्यान रखना, ये पेंज जो है लेखक है, जो राइटर है सपीर ब्लूमफील्ड जो है ये राइटर है। आदि विद्वानों ने आर्मी स्पेशल आईजे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आरंभ किया। अब इन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किया कि आर्मी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया कि आर्मी स्पेशल, जो आर्मी की व्यक्ति जो है, स्पेशल व्यक्ति है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया गया और ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग दी गई कि इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, फ्रेंच में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनको उनके ट्रेनिंग की जाती है। तो एक ट्रेनिंग किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी यही ट्रेनिंग का ऑप्शन सैनिकों को दिया। आगे बढ़ते हैं इस चीज में कि इस कार्यक्रम में 15-20 सैनिकों को मातृभाषा भाषा विद्वान भाषा वैज्ञानिकों के सहयोग से कम समय में श्रवण और उच्चारण अनुकरण का अभ्यास करवाया गया और धीरे धीरे सैनिक दूसरी भाषाओं को सीखने लगे। अब यहां पर धीरे धीरे जो है सैनिक जो है अन्य भाषाओं को भी सीखने लगे। वो फ्रेंच भी सीखने लगे, इंग्लिश भी सीखने लगे हैं, इटालियन, इतालवी, जिसको भी जो भी लैंग्वेज सीखनी है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सीख सकता है। जो संगठन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, संगठन के माध्यम से, संगठन से होने वाले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो जो हिंदी भाषा, जो आर्मी फोर्स की जो सेना है, वो सेना जो है उसमें अन्य भाषाओं को सीख रही है या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस को सीख रही है इसमें। अतः इस कार्यक्रम की सफलता के कारण सैनिक विधि को अपनाया गया, क्योंकि इस कार्यक्रम में सफलता मिली है अमेरिका को। अमेरिका को सफल होने के बाद में इस सैनिक विधि को अपना लिया गया कि हर चैप्टर में, हर भाषा में ये सैनिक विधि का होना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा है, क्योंकि हर लैंग्वेजेस में सैनिक विधि का होना बहुत जरूरी है, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसमें सैनिक विधि अनिवार्यता दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं। इस विधि में भाषा विशेषज्ञ शिक्षक बालकों के सामने अपना आदर्श वाक्य प्रस्तुत करता है और बालक उनका अनुकरण करते हुए दूसरी भाषाओं को सीखते हैं। इसमें एक भाषा का ज्ञान होता ही होता है। एक भाषा को आर्मी फोर्स जानती है, अपने देश में चलने वाली भाषा आर्मी फोर्स जानती है, लेकिन दूसरे देश में चलने वाली भाषा आर्मी फोर्स नहीं जानती। उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है, एक ट्रेनिंग दी गई है। उस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अन्य भाषा भी सिखाई जाती है, अन्य लैंग्वेज भी उनको सिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके गुण क्या है सैनिक विधि के? सैनिक विधि के क्या गुण है कि माध्यमिक स्तर तो उपयोगी है, क्योंकि माध्यमिक कक्षा के व्यक्ति जो है आर्मी फोर्स में अधिकतर भर्ती होते हैं। जो 10वीं क्लास पास जो स्टूडेंट है वो आर्मी स्कूल में भर्ती होना चाहता है या फिर आर्मी फोर्स में भर्ती होना चाहता है, तो वो आर्मी फोर्स में भर्ती होने के लिए उनको यदि इंडियन आर्मी में जाना ही जाना है, लेकिन वो चाहता है मुझे फॉरेन आर्मी में जाना है, तो वहां के देश की उसको भाषा आनी चाहिए, वहां देश की लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। तो इसलिए वहां की लैंग्वेज सीखने के लिए उसको इंडियन आर्मी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाती है, जिसके माध्यम से वो सीख सकते हैं। विदेशों में भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयोगी है। अब कम छात्र संख्या होने के कारण ये ज्ञान स्थायी होता है, ये ज्ञान बड़ा स्थायी होता है। इसमें कम छात्र संख्या होती है क्योंकि आर्मी फोर्स में जो भर्ती होते हैं हो सकता है वो कम हो, तो इसमें कम छात्रों के द्वारा कम संख्या में कम समय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आर्मी फोर्स तो है ही है, आर्मी फोर्स के बाद में हम माने तो आर्मी स्कूलें भी होती है, आर्मी फोर्स की स्कूलें भी चल रही है, जिसमें आर्मी स्टूडेंट, आर्मी जो है जो मेजर है जो भी है उसके जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर है आर्मी फोर्स में, तो आर्मी फोर्स की एक स्कूल भी लागू की गई है हमारे इंडिया में, जो आर्मी सैनिक स्कूलें भी चल रही है, जिसको बोलते हैं आर्मी स्कूल। तो वो आर्मी स्कूल की जो स्कूलें हैं उसमें भी जो है फॉरेन लैंग्वेज चल सकती है, और इसके अलावा भी उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक को हमने पूरा किया है, रचना शिक्षण की विधियां एवं अन्य महत्वपूर्ण विधियां। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने रचना शिक्षण की विधियों को सिखाया, जिसके अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, देखो कहो विधि और भी इत्यादि सारी विधियां पढ़ी है। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण विधि में हमने पढ़ा सैनिक विधि, द्विभाषी विधि और भी कई विधि हमने पढ़ी है। तो आप, आशा है कि आप इन विधियों को जल्दी से जल्दी पढ़े, इनको समझे और इनको समझने के बाद में इनके प्रवर्तक जाने और किस स्तर हेतु उपयोगी विधियां हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद आप रीट एग्जाम में जल्दी पास होवे, हमारी यही कामना है, मेरी भी यही कामना है कि आप जो है रीट को एग्जाम को तुरंत इसी ईयर यानी फरवरी में ही आप इसको पास कर लेवे और 80% मार्क्स ला करके फिर आप प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी बता सकते हैं। इसलिए ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। कल आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लाएंगे, हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक वही रहेगा
अन्य महत्वपूर्ण विधियां, जिसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण विधियां और भी है। हमने जो आज अन्य महत्वपूर्ण विधियां पढ़ी है वो पढ़िए, इसके अलावा भी और भी महत्वपूर्ण विधियां हैं जो बहुत मोस्ट है हमारी हिंदी भाषा के लिए, वो अन्य महत्वपूर्ण विधियां हम आपके लिए कल लेके आएंगे। इसके लिए आपको आज की वीडियो को आपको पढ़ना है और याद करना है। कल के लिए आपको लिए अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में और नया टॉपिक जिसके अंदर नई विधियां मैं लेके आऊंगा आपके लिए। उसके लिए आपको आज की जो सभी विधियां हैं वो आप पढ़े। कल के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण विधियां और आएगी, इसलिए आप उनको पढ़े। वेरी वेरी